वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो आज देखते हैं कि आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी जो है वो डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे, बाद में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। सो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोट्रोपिक क्या है, ठीक है। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब है? The object having same value of a physical property when measured in different directions is called isotropic। आइसो का बेसिकली मतलब होता है सेम, ठीक है। अब ये क्या है, ऐसा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी वैल्यू, जिसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू हो वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। जब हम उसको डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं अब। अ थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m सब्जेक्टेड टू द पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि जो थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये बेसिकली एक स्पिनलेस पार्टिकल जिसका मास कैपिटल M होता है उसके साथ मिलकर बना होता है, और उसको जो है वो हम पोटेंशियल के साथ उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। सो थ्री डायमेंशन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास क्या होगी, इस चीज़ के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो WX, WY, WZ क्या है, ये हमारे पास क्या है, रियल पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। द ऑसिलेटर इज सेट टू बी आइसोट्रोपिक। इफ कोई भी ऑसिलेटर है वो आइसोट्रोपिक कब कहलाएगा, जब इन तीनों की आपस में वैल्यूज़ क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। W जो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि जो W स्केयर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और अंदर रह जाएगा X स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे, अब ये जो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, आर स्केयर के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। दिस पोटेंशियल ऑफ आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर विच इज़ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर बिटवीन पार्टिकल्स एंड ओरिजिन इज। जो असल जो पोटेंशियल है उसको हम इस चीज़ के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये थ्री डायमेंशनल है ना, उसको भी हम जो है वो आर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। Since the radial part of Schrodinger wave equation for a particle with central potential is given as। अब हम जानते हैं कि जो किसी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो रेडियल पार्ट है, ठीक है, सेंट्रल पोटेंशियल के लिए, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर होता है, ठीक है। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल सेंट्रल पोटेंशियल, ये कौन सी इक्वेशन होती है या फिर ये पार्ट कहाँ से आ गया, ये हम सेंट्रल पोटेंशियल वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बहरहाल इसको आपने फिलहाल सेम एज टी ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। ये सारी कंप्लीट डेरिवेशन हमने करनी है सेंट्रल पोटेंशियल वाले लेक्चर के अंदर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में देखें हमारे पास जो है वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने क्या करना है, उसकी यानी कि VR की वैल्यू है ना, तो सुबह हमने वैल्यू को पुट कर देना। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाई अप्लाइंग एसिम्प्टोटिक लिमिट्स वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज वैल्यूज़ ऑफ आर, ठीक है। अब हम एसिम्प्टोटिक लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। When r approaches to 0, the value of E and 1/2m omega square r square term becomes too small compared to, ठीक है। अब जब हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, एसिम्प्टोटिक लिमिट से मुराद है कि उसकी हमने पहले बहुत छोटी वैल्यू पुट करनी है और फिर बहुत बड़ी वैल्यू पुट करनी है। जब हम सबसे छोटी वैल्यू पुट, वो क्या होती है, 0 ही होती है, वो हम पुट करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी जब हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इतनी छोटी हो जाएगी कि हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ हमारे पास है ये वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास बराबर होता है r⁻l+1 के बराबर होता है। इसको अपने ज़ुबानी याद कर लेना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, उसकी जो वेरी लार्ज लिमिट थी ना वो पुट करते हैं, और वो कौन सी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है यार। उसके हम जब हम पुट करते हैं तो जो E और जो दूसरी टर्म है वो, अब इसमें जब हम वैल्यू आर इन्फिनिटी को करवाएंगे तो ये वाली जो टर्म है ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी जब हम इसको, ये वाली वैल्यू बहुत छोटी होगी जब हम इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जो है वो निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या आता है, ये आता है, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, ठीक है। आगे देखें, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, अब हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की डिफ्रेंशिएशन ये आ गई, और राइट हैंड साइड की हमारे पास जो क्या आ गई डिफ्रेंशिएशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। उसको आपने इस डिफ्रेंशिएशन को कैसे किया है, इसको आपने बस ज़ुबानी याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी डिफ्रेंशिएशन जो है वो बहुत लेंथी डिफ्रेंशिएशन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टेप वाइज कैलकुलेशन उसकी नहीं कर सकते। फिलहाल आपने इसको सेम एज टी ज़ुबानी याद कर लेना है, ठीक है।
आगे देखें, डिफ्रेंशिएट अगेन एंड पुट दीज रिलेशंस इन इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो हमें 1 2 3 बड़ी बड़ी टर्म्स मिली। जब हम फिर से करें तो हर टर्म में से 2 2 ये तो यानी कि 12 13 टर्म्स बनेगी, जिनको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाली हेडिंग दे देंगे कि इसको हमने अगेन डिफ्रेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। अगेन डिफ्रेंशिएट करके जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया और इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर लिया। उसके बाद जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, ठीक है। आपने भी इसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही काम करना है। फ़िलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, ठीक है। सिंस द पावर सीरीज़ इज़ गिवन बाय, अब हम जानते हैं कि जो पावर सीरीज़ का फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 6 है। इसको आर के साथ डिफ्रेंशिएट कर लेना। जब हम आर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ये आ गई स्मॉल ए का वैल्यू, इक्वेशन का नाम दे देते हैं। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से हमें बी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, बाय यूजिंग ए एंड बी इन ए। अब इन दोनों, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। उसमें जो है वो हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे इसकी जस्ट क्या है, हमारे पास सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल स्टेप वाइज फॉर्म में यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देना। एक स्टेप इसका और बढ़ा लेना है तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। विच रिड्यूसेस टू, इस इक्वेशन को जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिड्यूस करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। दीज इक्वेशन शोज दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर ऑफ आर मस्ट वैनिश सेपरेटली। तो ये हमें बताते हैं कि जो उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे पास उनको ख़त्म हो जाना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। फॉर इंस्टांस व्हेन n इज इक्वल टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ r पावर -2 गिव्स। जब हमारे पास जो n की पावर 0 होती है, ठीक है, तो n की पावर 0, n इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें जो r की पावर -2 है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास उसका यानी कि 2l+1, ये वाले टर्म उसके क्या आती है, हमारे पास इसका कोएफिशिएंट आता है, ठीक है, इसके मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे 0 आएगा तो पावर -2 रह जाएगी ना, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बचेगा, ये बचेगा 2l+1, क्योंकि n तो 0 हो गया। ये आ गया। यहाँ से हमारे पास देखिए a0 की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू अब हम 1 रख कर कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो उसकी पावर -1 वाले का हमें जो है वो मिलेगा, क्या नाम उसका कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो r की पावर -1 वाला जो है वो जब कोएफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। उसका ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ये, और यहाँ पे देखें सिंस 2l+2 कैन नॉट बी 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जो क्वांटम नंबर जो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्वांटम नंबर एल है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटेग्रल होता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे जो a1 है इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे व्हेन n इज इक्वल टू n+2 द कोएफिशिएंट ऑफ r की पावर n r गिव्स। जब n की वैल्यू n+2 हम पुट करते हैं तो उस फॉर्म में हमारे पास जो r की पावर n है उसका जो कोएफिशिएंट है हमारे पास वो क्या आता है, हमारे पास ये वाला उसको कोएफिशिएंट आता है, ठीक है। इसको बस आप सेम एज इट इज लिख लोगे। दिस इक्वेशन लीड्स टू द रिकरेंस फार्मूला। ये वाली इक्वेशन जो है वो हमें रिकरेंस फार्मूला प्रोवाइड करती है, और रिकरेंस फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है, इसको हम कहते हैं रिकरेंस फार्मूला। Hence this recurrence formula shows that all coefficients to odd values of n are 0। ये recurrence फार्मूला हमें ये बताता है कि तो n की तमाम ऑड वैल्यूज़ के लिए जो कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू क्या है, 0 है। Hence the function f of r must contain only 11 पावर ऑफ r, ठीक है। तो बस इसको आप यहाँ से इसको बाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, कैलकुलेशन काफ़ी इसकी कंप्लेसिव है, पर स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।